अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, और अहम खबरें हैं बहुत, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको एक छोटा सा बुके बना के अहम खबरों को दे दें। सबसे अहम खबर ये है कि सैयद अब्बास अराक्ची जो वज़ीर ख़ारजा ईरान के, उन्होंने ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोल दिया गया है क्योंकि लबनान में जंगबंदी हो चुकी है और अब उसमें बिल्कुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुल गई है। और उसका शुक्रिया अदा किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। उन्होंने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया, उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान हैज़ अनाउंस्ड दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फुली ओपन एंड रेडी फॉर फुल पैसेज। थैंक यू। ये थैंक यू उन्होंने किसको कहा है? थैंक यू उन्होंने कहा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, जो ईरान के दौरे पे हैं। और इस वक्त जितनी भी बिहाइंड द सीन डिस्कशंस हो रही हैं, जो निगोसिएशंस हो रही हैं, जो डील पे बातें हो रही हैं, वो आसिम मुनीर साहब की वहाँ मौजूदगी की वजह से हो रही हैं। उनकी वहाँ मौजूदगी के दौरान लेबनान की जंगबंदी हुई, मौजूदगी के दौरान आबनाए हुर्मुज़ खुली है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बयान दिया। इसके साथ साथ खबर आई है कि एक्सियोस अमेरिकन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा है कि अमेरिका ने $20 बिलियन कैश ईरान को देने का फैसला किया है, जो कि यूरेनियम इनरिच्ड यूरेनियम जो ईरान में पड़ा है उसको लेने के बदले में। तो ये भी बात अब आप समझ रहे हैं किस किस इश्यूज़ पे बात हो रही है। जिस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान में मौजूद हैं। और इसके साथ आपको बड़ी अहम खबर ये बताएं कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, डील जो फाइनल हो रही है, जो हमारी आज की टॉप स्टोरी भी होगी, उसके मुताबिक उसकी वजह से तेल की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई हैं और इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस गिर चुकी हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि रॉयटर्स ने हमारी उस खबर की आज फिर तस्दीक कर दी है, जिसमें यह था कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने ईरान के वफ्द को प्रोटेक्शन दी अपने हिफाजती हिसार में। ईरान से लेके यहाँ आए और यहाँ से लेके वापस ईरान गए। अब बढ़ते अपने प्रोग्राम के तारुफ की तरफ। हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी, डील फाइनल की है और इस अमेरिका ईरान डील के जिसके कुछ आस्पेक्ट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के दौरे में वहाँ की क़यादत के साथ में तय कर रहे हैं। मज़ीद इसमें क्या हो सकता है, पोस्ट वॉर सिनेरियो क्या बन रहा है खित्ते में, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया, ईरान, तुर्की का क्या रोल होगा और उसमें इसराइल क्या कर सकता है। इस पर हम बात करेंगे आज की टॉप स्टोरी में। हमें उसमें ज्वाइन करेंगे खालिद अल मोइना, जो सऊदी सहाफ़ी हैं, तजियाकार जद्दा से ज्वाइन करेंगे। वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन करेंगी गीती आरा अनीस, जो माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर की और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। हमारा आज का हॉट इशू होगा, जो पूरे पाकिस्तान का हॉट इशू रहा है पिछले 2 दिन, वो है बिजली का बहरान। लोड शेडिंग अचानक बढ़ गई, असल वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। हमने दावत दी थी अवैस लगारी साहब को, जो वज़ीर एनर्जी हैं, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया कि वो हमारे साथ नहीं आना चाहेंगे। तो लेकिन हम मिफ्ताह इस्माइल साहब हमारे साथ होंगे, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं और सेक्रेटरी जनरल है अवाम पाकिस्तान पार्टी के। हमारा आज का एडिटोरियल होगा गैर महफूज इलाज से बढ़ता हुआ HIV मर्ज़। पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों में ये मर्ज़ बहुत बढ़ गया है। वजह क्या है, वजह नाअहली है, उस पर बात करेंगे हमारे आज के एडिटोरियल में। तो शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी का। डील फाइनल, ईरान अमेरिका डील फाइनल होने में क्या क्या अनासर उसकी रुकावट थे, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है खालिद अल मोइना साहब, सऊदी सहाफ़ी हैं, तजियाकार जद्दा से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और वाशिंगटन DC से गीती आरा अनीस ने हमें ज्वाइन किया, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर की और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। खालिद साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार अभी सऊदी अरेबिया के दौरे पे थे, फिर कतर गए, वहाँ से तुर्किया गए। ये फरमाइएगा, ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है जिसमें डील के फाइनल होने की बात हो रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और पोस्ट वॉर सिचुएशन और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस डिस्कस हो रहे हैं, उसमें ये दौरा कितना अहम है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया का? फर्स्ट ऑफ ऑल, दोनों मुल्क के काफ़ी बड़ा दौर है। यानी सऊदी अरेबिया वाज मोस्ट अफेक्टेड, जैसे आप जानते हैं, जब ये हंगामा शुरू हुआ और अटैक ऑन ईरान बाय USA एंड ऑफ कोर्स उनके मास्टर इसराइल, तो पूरे रीजन में अफेक्ट हुआ। सऊदी अरब ने बहुत कोशिश किया ये जंग ना को टेंशन हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग दी इनके जो नेगोशिएशंस हो रहे थे ओमान के साथ, ओमान इंटरमीडिएटरी था, ये हो गया। नाउ दैट इज हिस्ट्री। अब द वे फॉरवर्ड, आगे जाने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान का दौर जो है कामयाब हो जाएगा
and even Saudi Arabia is playing a big role behind the scenes also. जैसे आपने देखा है कि ये लिबनान के और इसराइल के जो सीज फायर में यहाँ के काफ़ी बड़ा किरदार था. So I think it will go ahead. लेकिन दोनों sides, American and आपके ये ईरान, they should also be flexible. एक जिद्दी है, एक कोशिश कर रहा है कि हम वर्ल्ड पावर हैं. Nobody is a world power these days. तो let's hope and pray. लेकिन दोनों का जो किरदार है, दोनों जो कर रहे हैं, I think it's very commendable. आपने अभी फरमाया जो ईरान के हवाले से और रीजन के हवाले से, सऊदी अरब का भी आपने जिक्र किया, बिहाइंड द सीन बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है. और हमने देखा कि सऊदी अरब ने और वहाँ के हुक्मरानों ने बहुत सब्र का मुजाहरा किया इस जंग के दौरान, जो ईरान पे जवाबी हमला नहीं किया, जिससे ये जंग महदूद रही है. एक तो उस पर थोड़ा फरमाएं, और दूसरा ये कि सऊदी अरब और ईरान के वज़राए ख़ारजा की बात हुई है कल, तो आप समझते हैं कि जो पोस्ट वॉर सिनेरियो है उसमें आलम इस्लाम के दरमियान जो एक कशमकश है दोनों मसालिक की वजह से, वो उसमें कमी आएगी, बेहतरी आएगी, और अब बेहतर तरीके से मुसलमान ममालिक आपस में रह सकेंगे जंग के बाद. मेरे ख्याल में जो हुआ है यहाँ, एक तो सऊदी अरब ने काफ़ी रिस्ट्रेंट रखा. जब यानी अनफॉर्चुनेटली वो लोअर गल्फ स्टेट्स में उन्होंने बॉम्ब फेंका, मिसाइल्स फेंके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सऊदी अरब में जब फेंका उन्होंने कहा कि ये अमेरिकन ओन्ड है. मैं आपको ये बताता हूँ, अरामको एंड ऑल ऑयल इंस्टॉलेशंस आर totally 100% owned by Saudis, managed by Saudis. ना कोई वहाँ गोरे हैं, ना कोई ये हैं बाहर के लोग. That was a big mistake ईरान ने किया. ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान लास्ट 2-3 years से सऊदी इनिशिएटिव में एम्बेसी खुल गई. फिर यहाँ से डिफेंस मिनिस्टर गए, खमेनाई से मिले, लोग जा रहे हैं, हज के जो फैसिलिटीज कर रहे हैं ईरानियों के लिए. एंड आई एम स्पीकिंग टू एज एन एनालिस्ट, काफ़ी अप्रोचेस, बिल्डिंग ब्रिजेस के प्रोग्राम्स थे. ये जो हुआ गड़बड़ और उन्होंने सऊदी अरेबिया को इन्वॉल्व किया, इट वाज वेरी बैड. और रिस्ट्रेंट, लोग कह रहे थे कि ये वीक हैं, कमज़ोर है. इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ कमज़ोरी. खुदा ना खास्ता अगर सऊदी अरब जंग में आ जाता तो दूसरे स्टेट्स भी आ जाते थे. तो लार्जर गुड के लिए ये सऊदी अरब ने रोका और कोशिश कर रहे हैं. बिल्कुल. मैं खालिद साहब आपकी दोबारा आता हूँ, मैं एक सवाल बहुत ज़रूरी है, लेकिन गीतिया ये फरमाइएगा कि आपने अभी देखा है कि आपने हॉर्मुज़ खुल गई, एक बड़ी बुनियादी शर्त थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, और दूसरी तरफ लबनान में जंग बंदी भी हो गई है, जिस पे खालिद साहब ने अभी बताया कि सऊदी अरब का बड़ा अहम रोल है और पाकिस्तान का भी है. तो आप बताएं, प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं और वहाँ पे इस जंग को किस नज़र से देखा जा रहा है, पब्लिक ओपिनियन भी बताएं और पॉलिटिकल ओपिनियन जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके बारे में भी. जी अफसार साहब, ये जो जंग है, ये इसका तो नाम ही जो यहाँ पे लिया जाता है वो यही है कि एक अननेसेसरी और वॉर ऑफ चूजिंग है. ये अमेरिकन की जो मेजॉरिटी है वो ये समझती है कि अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं था इस जंग से, हमें किसी किस्म का थ्रेट ही नहीं था. तो ये बात मैं तो नहीं कह रही, यहाँ के बहुत ऑफिशियल्स जिन्होंने बीच में रिजाइन भी किया बड़ी अहम पोस्ट से, उन्होंने भी बाद में यही कहा कि हमने तो छोड़ा ही इसलिए है कि हमारा क्या लेना देना था. तो ये एक बिल्कुल डेवलप हुआ हुआ एक नैरेटिव यहाँ पर अमेरिकन की बहुत बड़ी तादाद ये समझती है कि इस वक्त इसको एक तो शुरू ही नहीं करना चाहिए था इस जंग को ईरान के साथ. ये एक हमाकत थी, ये बहुत पहले से कहा जा रहा है. और मैं नहीं कह रही कि तो हिलरी क्लिंटन में ऑन रिकॉर्ड भी कह चुकी हैं कि देखें ये तो हर साल ही आ जाते हैं जब भी कोई नया सदर आता है इसराइल से उठ के कि जी आप चलें 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 जंग करें, वहां पे हम नहीं जाते. ठीक है, वो भी मैं नहीं कह रही कि कोई दूध के तुले में, लेकिन ये तो एक बहुत ही बड़े मसले में फंस गए यहाँ पर जाके, क्योंकि यहाँ पे इनको वो सपोर्ट भी हासिल नहीं है जो इराक वॉर शुरू होने से पहले थी. इसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, इसको बहुत बुरी नजर से देखा जा रहा है. इसको यही समझा जाता है कि ये कोई फॉरेन किसी जो जैसे कहते हैं मफादात हैं उनको सेफगार्ड कर रहे हैं, खुद जो है कांग्रेस में बैठे हुए लोग. गीती साहब ये बताइएगा कि जो वहाँ पे इसराइल का इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर, हम देख रहे हैं वो कम हो रहा है. बड़ी बड़ी आवाज़ें हैं मीडिया की और सोसाइटी की, कांग्रेस में भी, जो अब इस बात को क्वेश्चन कर रही हैं कि इसराइल अमेरिका को क्यों चला रहा है. आप इसका थोड़ा सा आप बताएं कि आपको भी लगता है कि इसराइल का जितना इन्फ्लुएंस है
अमेरिकन पॉलिटिक्स पे, उनकी तजारत पे, उनके तमाम सियासत पे वो थोड़ा कम हो रहा है और उसमें बेहतरी आ रही है दूसरे मुल्कों के लिए? देखिए हमजा साहब, एक तो इनकी बहुत ही, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते ही थी कि इनकी इतनी लंबी एक हिस्ट्री है इनके साथ, वो रोज़ से शुरू होती है और कितनी इन्वेस्टमेंट्स इनकी ओवर द इयर्स और सेंचुरीज रही हैं। तो इनकी जाहिर है कि हर कोने में कोई ना कोई ऐसा शख्स इनका हमदर्द ज़रूर बैठा होता है किसी ना किसी तरीके से। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है, जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो जवाब दे हैं पब्लिक को, वो दे आर इन हॉट वाटर्स नाउ, क्योंकि लोगों की अब इस पे नजर है। अब जो रिसेंट पोल्स आए हैं, CNN ने भी दिए हैं, उसमें रिपब्लिकन्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो कि 50 ईयर से नीचे जो मेल जो बड़ी बेस थी वोटर की सदर ट्रंप के लिए, उन लोगों में एक लंबी तादाद ऐसी है, बड़ी तादाद ऐसी है जो अब 40% से ऊपर जो कि दे आर अगेंस्ट इजरायली गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स में ये 55% तक जा रहा है। ये अनहर्ड ऑफ है, अनप्रेसिडेंटेड है। और यहाँ पर लोग आम अब क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम अपनी गवर्नमेंट को गालियां दे सकते हैं, हम बुरा भला कह सकते हैं अपने सदर को, लेकिन एक फॉरेन गवर्नमेंट है जिसपे अगर आप तनकीद भी कर दें तो आप कैंसिल हो जाते हैं, आपको नौकरी से हाथ धोने पड़ते हैं, आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं टीवी पे आके। तो ये किस किस्म का जबर है जिसमें आपने अमेरिकन को जकड़ रखा है? तो ये एक अवेकनिंग है बाकायदा, और एक वेव है पूरी जो नजर आ रही है अमेरिका में इस वक्त। आप ये देखें कि अभी हालत ये है कि जो डेमोक्रेट्स अपने आप को तैयार कर रहे हैं 2028 के इलेक्शंस के लिए, उन्हें ये लग रहा है, ऑन रिकॉर्ड है, कि अगर हमने अपनी अलायंस यही रखी कि हमारे लिए इसराइल बहुत इंपॉर्टेंट है, देन विल लूज द कैंपेन एंड विल लूज द इलेक्शन। तो ये वो बातें नहीं है कि पहले उनका आशीर्वाद जरूरी था, इस वक्त उनसे डिस्टेंस जरूरी है। ठीक है, खालिद साहब ये फरमाइएगा कि जो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान राब्ता हुआ है हाई लेवल, उससे आने वाले दिनों में ये खित्ते पे क्या असरात मुरतब होंगे उसके? अगर ये प्लान और खित्ते को वो लोग कंसोलिडेट करेंगे और दोनों तरफ से दे विल बी फेयर मीटिंग, और ईरान भी ओपनली आके कहेंगे कि नॉन इंटरफियरेंस रिलेशंस और हर किस्म के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ठीक क्लियर करे, तो मेरे ख्याल में दे विल बी, बिकॉज आप जानते हैं कि सऊदी अरब डज नॉट वांट एनी कॉन्फ्लिक्ट। कितने लोग का नुकसान हुआ, कितने लोग मर गए, बिजनेसेस एट स्टैंड स्टिल, मैरीटाइम शिपिंग, एयरलाइंस, अभी हज भी आ रहा है 26 तारीख को नेक्स्ट मंथ, समझे? तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। हम चाहते हैं कि सब क्लियर हो जाए और हमारे एरिया में फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं आवे। लेकिन एक और, जैसे कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, वो नेतन्याहू है। अब उस पर भी जोर, और अभी ट्रंप ने ऊपर मेरे ख्याल में जोर डाला कि 10 दिन तक सीज फायर करो, लेकिन हम इस ज़ायनिस्ट पर कभी भरोसा नहीं रखते हैं। लेट्स होप एंड सी व्हाट हैपेंस, बट अगर टॉक्स विल बी स्ट्रेट तो मेरे तवक्को में कि ये काफ़ी पीसफुल नेगोशिएशंस विल गो। ठीक, इसमें आपने जो नेतन्याहू की बात की है, जाहिर है वो उसको तो दुनिया में बहुत ज़्यादा बदनाम तरीन शख्स है इस वक्त। तो नेतन्याहू ने जो गलतियां की और जिस तरह अब वो उसको अमेरिका में सपोर्ट कम होती जा रही, यूरोप में तो तकरीबन ख़त्म ही हो गई है, तो पूरी दुनिया में उसके मुखालफत है। क्या इस्लामी ममालिक इस चीज़ को समझेंगे और इस मौके को इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रेटजी, अपनी पॉलिसीज़ बेहतर करेंगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो अमेरिका इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंट्री। जैसे आपके स्पीकर ने पहले कहा कि इरोजन ऑफ सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट एकेडेमिया में इधर हुआ, लेकिन बिग बिजनेसेस, ये आप देखिए एलिसन, जुकरबर्ग, एलन मस्क, एक्मैन, वो मिरियम एडल्सन, ये एडलमैन, ये सब जो बिग मनी स्टिल ये चेंज नहीं किए। ये बदमाश लोग टिल द एंड they will be Zionists, because Zionism or Israel is not a country, it's a project for the Anglo-Saxon settler mentality. ठीक है, लेकिन इसी से जो आपने पैसे की बात की है, तो पैसा तो यहाँ इस मिडिल ईस्ट से बहुत जाता है वहाँ पे, तो क्या मुसलमान ममालिक को इस सारी सूरत हाल को देखते हुए इस वक्त कुछ बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहिए इकट्ठे होके? और इसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब का रोल आप कैसे देखते हैं?
बिल्कुल। यानी अगर आप देखेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिलेशन, इट वाज मेनली बेस्ड ऑन अ रिलीजियस प्लेटफॉर्म। हम मुसलमान हैं, आप बस आजकल जो जियो पॉलिटिकल और डेमोग्राफिकल चेंजेस हुए हैं, समझे, तो इसके लिए आप चाहते हैं अगर पाकिस्तान कुछ ऑफर करना चाहिए तो इनको इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स होना चाहिए। एंड गॉन आर द डेज सऊदी अरेबिया जी रिसिपिएंट है यहाँ। विजन 2030 से 98% इंक्रीज इन वुमेन्स पार्टिसिपेशन। पूरा सऊदी अरेबिया अगर आप 5 साल के पहले आए और अभी आए, टोटल चेंज, समझे। तो वी नीड समबडी जिनके इकोनॉमिक्स, जिनकी सोसाइटी, जिनकी स्टेबिलिटी अच्छी हो। तो पाकिस्तान हैज टू राइज टू द ओकेजन। और फिर मलेशिया है, तुर्की है, इंडोनेशिया है। दीज आर द कंट्रीज दैट इनके साथ इकोनॉमिक्स बहुत के रिलेशंस। यस, बहुत अच्छी बात की आपने, और उम्मीद है कि पाकिस्तान में लोग ये सुन रहे होंगे जो इन मामलात को देख रहे हैं और इस पे अमल भी करेंगे। आपने 2030 विजन का जिक्र किया सऊदी अरेबिया का, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की है बजाय इसके इमदाद और कर्ज के। बड़ी अच्छी बात है। तो उसमें मुझे ये फरमाइए कि जो रिफाइनरी का एक प्रोजेक्ट है, सऊदी रिफाइनरी का, इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन ज़्यादातर हम उसका बहुत सुनते रहे हैं, वो मटीरियलाइज क्यों नहीं हो रहा? उससे इन्वेस्टमेंट अगर आएगी तो पाकिस्तान जाहिर है इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो होगी यहाँ पे। बिल्कुल। इट इज लाइक अ मेन्यू। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, यू गिव द फूड। आई थिंक पाकिस्तानीज आल्सो हैव टू राइज अप। क्योंकि अगर आप नाराज नहीं हो ऑल द टाइम ओवर द इयर्स, एंड मैं मुहिब पाकिस्तान हूँ, एंड आई वाज अमंग द पीपल हु आई नो, गॉट एवरीवन नोज सितारा इम्तियाज। लेकिन ये है कि डिसअपॉइंटमेंट रोज रोज आप पढ़ते हैं, ये किलिंग, ये और ये। पाकिस्तान सोसाइटी हैज टू गेट इट्स एक्ट। इट्स ताज़ा तरीन पेज खोलकर ट्राइंग टू फोकस एंड डू दीज थिंग्स। तो ये होता है कि अगर कॉन्फिडेंस है, एबिलिटी टू सर्वाइव, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, वो भीख मांगने की बात नहीं है, एज यू सेड, व्हिच हैज टू बी ऑन एन इक्वल प्लेटफॉर्म। और यहाँ जो लोग हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड हुए हैं आज। ये जमाना गया कि बोलते थे सऊदी भोले बंदे हैं, दिस नॉनसेंस। सब यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट, दे लाइक टू सी एंड पुट द मनी जहाँ से उनका फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात की आपने, बिल्कुल सही, ऐसे ही। गीतियारा, ये बताइएगा कि जो अभी खालिद साहब ने ज़ायनिज़्म की बात की है, तो हम देखते हैं कि ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंग्लो सैक्सन जो रेस है उसमें, अमेरिका में जो हैं ज़्यादातर, तो उसको आप बैकफुट पे जाते देख रही हैं। जैसे आपने कहा कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में सपोर्ट कम होती जा रही है इसराइल के बारे में, लेकिन ये ज़ायनिज़्म अगर वहाँ रहा फिर तो इसराइल की सपोर्ट कम नहीं होगी, फिर तो वो नए महाज खोलेगा। और देखिए, वो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी जो आपके जो गेस्ट हैं उन्होंने भी जो बात की है बिल्कुल ठीक की है, कि वो सिर्फ महदूद नहीं है कोई कांग्रेस तक चीजें। जाहिर है कि उनके पास बहुत उनका पैसा सर्कुलेट इस तरह कर रहा है कि जाहिर है बहुत से बिजनेसेस वो ओन करते हैं और बहुत बड़ी कॉरपोरेशन में बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हुए हैं। एआई के कितने बड़े बड़े जो नाम है वो खुद इस से जुड़े हुए। देखिए, जूइश होना इज समथिंग एल्स और ज़ायनिस्ट होना एक बिल्कुल अलग चीज है। तो यहाँ पर मसला ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी लंबी उनके साथ पीछे जाती है, एक जुड़े हुए हैं, वो इसराइल के साथ कमिटेड हैं। तो ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन बात ये है कि जब वो ये पैसा, आप वो पैसा किस लिए लगाते हैं और ये क्यों प्रेशर बिल्ड करते हैं? इसीलिए कि उन्हें कांग्रेस से अपनी मर्जी के नताइज मिल सकें। अब मसला ये है कि जो पॉलिटिशियन है वो अब फिक्स में आ रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि वो फिक्स में आ रहा है। अगर उसने पैसा ले भी लिया है, उसने मफादात कुछ उठा भी लिए हैं, तो उसको जवाब तो आखिर में देना है पब्लिक को, और पब्लिक की सपोर्ट क्लियरली। तो जब क्लियरली पब्लिक की सपोर्ट अकाउंटेबिलिटी है तो कहाँ जाएंगे? ठीक है, ठीक, तो अपने आप को रियलाइज करना अनीस, बहुत शुक्रिया। खालिदुल मईना साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक बहुत बिजली का बहरान, असल मसला क्या है, इस पे बात करेंगे। हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हॉट इशू, बिजली का बहरान, असल वजह क्या है। हुकूमत ने ऐलान किया कि एनर्जी क्राइसिस की वजह से, पूरी दुनिया में जंग की वजह से जो है, जिस पे कोई शक नहीं है,
पाकिस्तान में 2 घंटे तक लोड शेडिंग हुआ करेगी, 2 घंटे की लोड शेडिंग होगी पीक आवर्स में। लेकिन हमने देखा अचानक 7-7, 8-8 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो गई लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहरों में, और जो रूरल एरिया से उसमें इससे भी ज़्यादा। तो पूरे मुल्क में शोर मचा, और शोर मचने के बाद वज़ीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया क्या क्या वजूहात हैं। लोगों के 2 सवालात हैं। एक तो ये कि 2 घंटे का कह के आपने 7-7, 9-9, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग क्यों की। दूसरा सवाल ये है कि एनर्जी बहरान पूरी दुनिया को पता है, हमें भी पता है, हमें पता है, लेकिन क्या इतनी भी कर्टसी नहीं है कि क्लाइंट्स हैं करोड़ों आपके, पैसा देते हैं आपको, आप उनको एक शेड्यूल दें कि आपके इलाके में इस वक्त से लेके इस वक्त तक बिजली बंद होगी, ताकि लोग अपने काम उसके मुताबिक उसके अराउंड पूरे कर सकें। लेकिन आप ये तो कोई एहसास जिम्मेदारी हो तो तभी कोई करे, आपने ये नहीं किया, लोगों को इस वजह से ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। और लेकिन असल वजह क्या है, आपने कहा है कि LNG का बहरान था, लेकिन अब हमने देखा है कि लोड शेडिंग बेहतर हो गई है। तो इसके लिए हमने आपको दावत दी थी, लेकिन वज़ीर साहब नहीं आए, ना ही कोई और हुकूमत से आया इस मसले को डिफेंड करने के लिए। हमने इन्वाइट किया है मुफ्ता इस्माइल साहब को, साबिक वज़ीर ख़जाना है। मुफ्ता साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने कुछ लिखा अभी भी पिछले दिनों में भी आपको अवैस लगारी साहब ने जवाब भी दिया, आपने भी उनको जवाब दिए। थोड़ा सा लोगों को आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में समझाएंगे कि अचानक लोड शेडिंग शुरू हुई इतनी ज़्यादा बगैर शेड्यूल के, और फिर अचानक कम हो गई, और बहरान वैसे का वैसा ही है, वजह क्या है असल? सर 2-3 वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि जब कुछ अर्से पहले LNG आ रही थी हम कतर से, तो हमें बताया जा रहा था कि बिजली महंगी होने की वजह है कि हमने ज़्यादा LNG खरीद ली है, इसकी वजह से गैस भी महंगी है, इसकी वजह से करंट सर्कुलर डेट भी गैस सेक्टर में बढ़ रहा है। और जब LNG कतर ने कहा कि LNG हम नहीं दे सकेंगे, तो हमने यहाँ पे बड़ी तारीफ की, हुकूमत बड़ी खुश थी कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है वगैरह वगैरह, वजीर साहब और इनके जो भी स्पोक्समैन होते हैं ये कहते रहे। और उन्होंने हमें कहा था कि 350 से 400 मिलियन क्यूबिक फीट हमारी लोकल गैस है, जिसको हमने सप्रेस की हुई है, जिसको हम नहीं डाल रहे सिस्टम में क्योंकि LNG आ रही है। तो जाहिर है कि जब ये बात फहम में तो यही आएगी, जब LNG नहीं आएगी तो 350-400 मिलियन क्यूबिक फीट गैस आप दे देंगे, लेकिन आज तक वो दी नहीं है, सिर्फ 100 मिलियन क्यूबिक फीट। 6 हफ्ते से पता है कि ये गैस जो है वो नहीं आ रही है LNG, तो 6 हफ्ते तो नहीं लगने चाहिए, 1 हफ्ता 10 दिन लग जाए आपको वो गैस वापस सिस्टम में डालने के लिए, तो वो सिस्टम में नहीं डाल सके। तो एक तो ये है कि कोताही है या नालायकी कह लीजिए कि आप 8-8 घंटे आपने पंजाब में KP में लोड शेडिंग करवाई है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप वो वक्त पे काम कर लेते और LNG जो लोकल गैस सिस्टम में है वो हम दे देते। पंजाब में 4 आपके दुनिया के एफिशिएंट तरीन प्लांट लगे हुए हैं, बिक्की, बलोकी, हवेली और तिरमू में, तो उधर आप चला देते, ये किस्सा ही खत्म हो जाता। दूसरा ये इन्होंने फरमाया कि भाई तो सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या उसमें बिजली की कीमत ना बढ़ती, क्योंकि गैस की प्राइसेस तो बढ़ गई हैं? गैस तो हमारी लोकल है ना, तो सस्ती हो जाती है, और भी सस्ती हो जाती है बिजली की कीमत, क्योंकि आप तो कह रहे थे ना बिजली की कीमत इसलिए ज्यादा है कि LNG ज्यादा थी, अब तो LNG नहीं मिल रही, अब तो आप लोकल गैस इस्तेमाल करेंगे, गैस है तो सस्ती हो जाती है एनीथिंग। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि पिछले साल 3200 मेगावाट हाइडल बन रहा था, इस बार जो है वो सिर्फ 1600 बन रहा है। तो भाई इस बार हाइडल में मशीन तो खराब नहीं हो गई, 3200 क्यों नहीं बन रहा? तो इन्होंने कहा नहीं, पानी ज़ाया हो जाएगा। लेकिन जब आप जैसे लोगों ने प्रेशर डाला एक दिन के अंदर, तो देखें वापस वो तरफेला भी बढ़ गया, मंगला भी बढ़ गया, इंडेंट्स भी आ गए। तो थोड़ा सा आवाम प्रेशर डाला तो वो हो गया, नहीं तो खुद से इदारे को ये समझ में नहीं आई कि यार जब 6000 मेगावाट की पंजाब और KP में शॉर्टेज है, तो थोड़ा सा जो है वो तरवेला को और मंगला को तेज कर लो। मतलब ये सीरियसली कम से कम, मैं नहीं कह रहा हूँ ज्यादा तेज करो, लेकिन उतना तो कर लो जितना पिछले साल था। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हुई। ये सच्ची बात बता रहा हूँ सार भाई, आप लोगों ने जो टीवी के शोज करे ना, इससे ये फर्क पड़ा है। सेकंड, ठीक है। तीसरी चीज सर ये है कि आपने यहाँ पे सिंध में 15 से 17,000 मेगावाट, कराची के एरिया में साउथ में आपने बिजली लगाई हुई है, 17,000 मेगावाट। ठीक है, और 17 और कराची मैक्सिमम पीक पे 3000 इस्तेमाल कर सकता है। हेस्को और सेपको इतना भी नहीं कर सकते। तो जब आप इधर बिजली आपने बनाई है, क्योंकि कोयला यहाँ पे है, पोर्ट्स यहाँ पे हैं, गैस यहाँ पे आती है, बिजली सोलर यहाँ पे ज़्यादा है, पंखा यहाँ पे है, तो मकसद ये होता है कि यार आप यहाँ से लेकर पंजाब जो है सस्ती बिजली कराची में बनाएं और पंजाब और KP में आप ये कन्वे कर दें। जैसे हम नॉर्थ से करवेरा की बिजली कन्वे नीचे करते हैं, तो ये वाली बिजली आप ऊपर कर दें। आपने ये कन्वेयर का स्ट्रक्चर पूरा बनाया ही नहीं है, आपने 17,000 मेगावाट लगा दिए, लेकिन आप पूरी पीक पे भी आप है ना 5,000 5,500 मेगावाट से ज़्यादा कन्वे नहीं कर सकते। तो फिर अच्छा चलिए, ये तो एक लॉन्ग
नहीं, ये लॉन्ग टर्म नहीं लॉन्ग टर्म सर। हुआ। मुझे आपसे एक सवाल, जी जी नहीं ठीक है, मैं भी इसमें हुकूमत दूसरी पे दूसरी तीसरी पे डालती रहेगी, मैं उस पर ज़्यादा टाइम हमारे पास कम होता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल, आपकी बात से एक सवाल मेरे जहन में आया। आपने कहा लोगों के शोर से हुकूमत ने फैसला बदला। मुझे ये बात समझ नहीं आई, ये कैसी स्ट्रेटजी हो सकती है? वजारत है, वजारत मतलब पूरे मुल्क को चलाती है, वो अपने शोबे को, जो भी उनको, उससे बड़ा बॉस कोई नहीं होता। वो इस तरह डिसीजन करते हैं कि चलो कर लो ये डिसीजन, लोगों ने शोर मचा दिया तो हम चेंज कर लेंगे वरना चलता रहेगा। ये फ़ायदा क्या हुआ उन्हें लोड शेडिंग करने से? वो मुझे समझ नहीं आई बात की कि अगर शोर से वो वापस हो गया है और बिजली बढ़ा, इन्हें रोकी क्यों फिर बिजली बनाना? उसकी वजह क्या थी? ये नाअहली और कोताही है। ये देखें ना, मिनिस्टर हाउसिंग सोसाइटी में तो मिनिस्टर कॉलोनी नहीं जाती ना। मतलब आप सोचो ना कि एक दिन के अंदर क्या अचानक किसान को जरूरत हो। मिनिस्टर्स कॉलोनी में ना बिजली जाती है ना गैस जाती है, ये मैं आपको खुद जाती तजर्बे से बता सकता हूँ। गुजारिश ये रहते नहीं, आता जाता तो रहते ही ना। ठीक है, ये आपकी बात जरूर यकीनन सही होगी। देखें, एक दिन के अंदर तो अचानक किसानों को जरूरत नहीं पड़ गई ना पाकिस्तान भर में कि पानी के इस्तेमाल करेंगे, एक दिन में आ गए। पंजाब गवर्नमेंट ने भी इंटेंट तो आप समझते सिर्फ नालायकी है एक मिनिस्ट्री की कि उन्होंने ये सारा काम कर दिया, ये पूरी हुकूमत का ये फैसला था? ये पूरी देखिए, गुजारिश है कि इसमें पूरी हुकूमत का फैसला होता है। गैस ना आना जो है वो पावर मिनिस्ट्री का कसूर नहीं है, वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का कसूर है, ओजीडीसी का कसूर है कि आपने इतने दिनों से गैस नहीं लेके आए। फर्टिलाइजर को इस वक्त आप गैस दे रहे हैं, कुछ ज्यादातर फर्टिलाइजर को 80-85% गैस तो है ना वो मिलती है जो कि पाइपलाइन क्वालिटी नहीं होती, लेकिन 10-15% फर्टिलाइजर को गैस। पेट्रोलियम वालों ने तो LNG मंगवाई थी जो लगारी साहब ने रिफ्यूज कर दिया लेने से। वो तो मैं ये बात नहीं कर, मैं कह रहा हूँ बिजली कम बनाना, और ये फैसला तो वजारत का था ना। पहले इससे पहले जो बात की ना सर, देखिए 4 साल हो गए ये शहबाज साहब की हुकूमत को। इस इलेक्शन के बाद भी 2 साल से ज्यादा हो गए। 2 साल के अंदर तो ये कम से कम प्लान कर सकते थे ना कि 17,000 मेगावाट पावर है, हम सब जो है वो 25-30 रुपए देते हैं पर यूनिट कैपेसिटी के लिए। ठीक है, अब आपके पास साउथ में 15,000 जब आपने पावर लगाया था तो आपको पता है कि वहां 3,000 से ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। आपका लोड सेंटर पंजाब में है, आपकी 55% से ज्यादा पॉपुलेशन पंजाब में है, आपको उधर पावर देना है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि तो पावर बन जाएगा लेकिन तार नहीं होगा तो क्या होगा? मतलब सीरियसली, मतलब इट नेवर अकर्ड टू देम। अब मैं आपको एक विश्वास दूं कि 4 साल पहले गुद्दू के पावर प्लांट में आग लग गई। उसके अंदर आपका सिंपल साइकिल चल रहा है जिसमें कि सारे का सारा ईंधन इस्तेमाल कर रहा है, और जो फ्री में बिजली 200 मेगावाट फ्री में जो आ सकती है, स्टीम से चल सकती है, आप 4 साल में वो ठीक नहीं कर सके। तो आपको ये कोताही नजर नहीं आ रही कि 4 साल के अंदर आप ठीक नहीं कर सके जो 1 साल से ज्यादा नहीं लगना चाहिए? तो मतलब अगर ये हम कहें कि ये हुकूमत जो है इसकी पॉलिसी एकदम ठीक है और कोताही नहीं है तो वो जाती होगी। ईमानदारी की बात है कि ये गलतियां हैं इसमें हुकूमत की। नहीं, फिर मुझे यकीन नहीं आता। आप तो हुकूमत चलाते रहे हैं, मैं भी कुछ अर्सा रहा हूँ। हुकूमत इस तरह चलती है कि उन्हें ये अंदाज़ा ही ना हो कि ये भी नहीं कर सके वो भी नहीं कर सके, लोड शेडिंग शुरू कर दो बगैर किसी वजह की, शोर मचे तो ख़त्म कर दो। तो फिर पॉलिसी क्या हुई, स्ट्रेटजी क्या हुई, विजन क्या हुआ? 15 दिन पहले कैसे तक फिर ये चल रहा है सब कुछ? विजन ये है कि 15 दिन पहले तक तो ये लोग कह रहे थे कि लोड शेडिंग होगी नहीं, हम इसको रोक लेंगे, कोई मसला ही नहीं होगा LNG ना आने से। आप 15 दिन पहले तक ये कह रहे थे, ट्वीट्स करे हुए हैं, और अब आप अचानक जो है वो एक दिन 1 घंटे की हुई और दूसरे दिन से 8 घंटे की शुरू हो गई। तो ना इतनी गर्मी पड़ी है इस्लामाबाद या पंजाब में या KP में, ना कोई ऐसी कोई डिमांड बढ़ गई है। डिमांड भी बड़ी नॉर्मल है, अभी तो 18 से 20,000 मेगावाट की डिमांड है। साहब आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा आपकी बात, लेकिन वजह मुझे मालूम नहीं है, इससे मैं कुछ कह नहीं पाता ना कह सकूंगा। एक सवाल का जवाब मुझे सिर्फ दे दें आखिर में, जो अभी आपने बात भी की कैपेसिटी की, ये आम लोगों के जहन में है और पंजाबी में कहते हैं झटका सवाल है। तो आम लोगों के जहन पे जो सवाल है कि IPPs को जो हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं इतनी ज़्यादा, जो इस वक्त दुनिया में हालात हैं, जंग लगी हुई है, एनर्जी क्राइसिस है, कतर ने फोर्स मेजोर अनाउंस कर दिया, पाकिस्तान नहीं कर सकता IPPs के साथ जो मायदे हुए हैं उसमें और रीनिगोशिएट कर ले? सर पहले तो मैं गुजारिश ये कर दूं कि मैं किसी भी वजीर को नालायक नहीं बोल रहा हूँ, सब मेरे भाई हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पॉलिसी जो है वो नालायकी की पॉलिसी है, वो पॉलिसी के अंदर सुकुम है और ये इसकी वजह से गलतियां हुई। अब थोड़ा सा तो पॉलिसी रोबोट्स तो नहीं बना रहे हैं चाइना से आए हुए, हम ही बना रहे हैं, लोग ही बना रहे हैं, आप और मैं ही बना रहे हैं ना। दूसरी गुजारिश ये है कि देखें,
हमने जो पाकिस्तानी कंपनियां जो ओन करती थी ना पावर प्लांट्स, जो कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में और बिजली भुट्टो साहब के ज़माने में लगे थे, वो वाले तो हमने सारे रीस्केड्यूल कर दिए, उनको उनको तो डरा धमका के उनको एग्रीमेंट्स ख़त्म करवा दिए, तो उसका मसला नहीं। अब जो जो पावर प्लांट्स की जो आप बात कर रहे हैं जिधर ज़्यादा पैसा लगता है, वो ये तो चाइनीज़ के हैं या एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पाकिस्तान के हैं या पंजाब के हैं या वफाक के हैं। तो आप किससे फोर्स मेजोर करेंगे? आप मतलब पंजाब हुकूमत अपने आप से फोर्स मेजोर करेगी या पंजाब हुकूमत से करेगी, अपने एटॉमिक एनर्जी कमीशन से करेगी? ये तो नहीं कर सकती और चाइनीज से भी नहीं कर सकती। तो हम तो दोनों तरफ से बंधे हुए हैं सर, इससे हमारी कोई निजात नहीं है। हमारी जो जो गलती थी वो आपकी प्लानिंग में गलती थी। तो सवाल उनसे पूछना चाहिए कि यार आपने क्या प्लानिंग करी थी कि आपने साउथ में 15-16 हज़ार मेगावाट बिजली लगवा और आप तार नहीं लगवाया आपने पंजाब ले जाने के लिए? आप क्या सोच रहे थे? तार नहीं लगवाया, ट्रांसमिशन नहीं है सिस्टम। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, हमसे बात करने का वक्त तो एक ब्रेक का, वापस आएंगे तो आज का एडिटोरियल गैर महफूज इलाज से बढ़ता HIV मर्ज, वजह क्या है? और वक्त तो हमारे आज के एडिटोरियल का, गैर महफूज इलाज से बढ़ता हुआ HIV मर्ज जिसका इंकशाफ हुआ है तौंसा के तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पंजाब में। और BBC ने रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि 32 घंटों की खुफिया फिल्मिंग के दौरान 10 मरतबा मुख्तलिफ मौके पर इस्तेमाल शुदा सरिंजों में दवाई भरी गई, जिससे दवाई ख़राब होगी वो और बच्चों को लगाई गई और बच्चे इन्फेक्ट हो गए। और इसके अलावा स्टाफ बशमूल एक डॉक्टर को 66 मरतबा साफ दस्ताने पहने आए बगैर मरीजों को टीका लगाते दिखाया गया। इस सारे स्कैंडल का आगाज़ 2024 में उस वक्त हुआ था जब एक प्राइवेट क्लिनिक में HIV बच्चों की तादाद बढ़ गई, पॉजिटिव बच्चों की तादाद बढ़ गई, और वो सारे किसी न किसी वक्त 70% उनमें से बच्चे जो थे वो किसी मरहले में तौंसा THQ से उनका इलाज होता रहा था। इससे पता चला कि ये तौंसा में है। नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के दौरान 331 बच्चे इसका शिकार हुए हैं। फिर इसके बाद 2024 के आखिर में जब ये स्कैंडल सामने आया तो हुकूमत की तरफ से एक्शन किया गया, और एक्शन ये था कि वहाँ के मेडिकल सुपरटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया। उनका नाम था डॉक्टर तैयब फारूक चांडियो। वो मुअत्तल किया गया। उसके बाद चांडियो साहब ने जो भी किया या नहीं किया, मुअत्तली के 3 माह बाद वो तौंसा ही के मज़ाफ़ात में एक देही हेल्थ सेंटर में बतौर सीनियर मेडिकल ऑफिसर तैनात हो गए और अभी तक वहाँ मौजूद हैं और अपनी काबिलियत बांट रहे हैं गरीब आवाम में। तो ये हालात हैं हमारे इस वक्त सेहत के, और इतना ही ये शर्मनाक ये चीज़ें इसलिए भी हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की स्टेज पे है, मरकज़ निगाह है, और लोग जब ये देखेंगे कि हम बुनियादी चीज़ों पे इतना पीछे हैं तो हमारी जो इज़्ज़त है वो बढ़ेगी नहीं, वो कम होगी। तो इसलिए हेल्थ एजुकेशन के मामलात पे सूबों को जिनके पास ये इख्तियार है, पैसा है, उनको अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी जो है सरकार की और सरकार के नुमाइंदों की वो बड़ी ज़रूरी है। अगर हुकूमत हमारी इस दरख्वास्त पे गौर कर लें, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे सेहत का मामला हो, चाहे स्कूल का मामला हो, तो शायद पाकिस्तान की इज़्ज़त मज़ीद बढ़ जाए, जितनी कि पाकिस्तान की इज़्ज़त इस वक्त खारजा पॉलिसी, बेहतर खारजा पॉलिसी की वजह से बढ़ी है। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।